हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लासेस द मॉम क्लासेस में। एंड वी वेलकम यू होल हार्टेडली, यानी हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं आपकी अपनी क्लासेस में। हम बात कर रहे थे 1857 की क्रांति का। फर्स्ट टॉपिक हमने डिसाइड किया था, वो डिस्कवर किया था, पढ़ा था। और अब हम बात करेंगे टॉपिक सेकंड की। सेकंड टॉपिक में हम कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जो इस प्रकार से हैं, और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे क्वेश्चन निकाल कर लेकर आए हम सेकंड टॉपिक से। एंड शुरुआत करते हैं आज के एक मोटिवेशनल वाक्य, या फिर कह सकते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो कुछ सिखाकर ये दौर भी गुजर जाएगा, कुछ सिखाकर ये दौर भी गुजर जाएगा, फिर एक बार हर इंसान मुस्कुराएगा। मायूस ना होना मेरे दोस्तों, मायूस ना होना मेरे दोस्तों, ये बुरा वक्त भी कुछ ना कुछ जीने का नया तरीका सिखा कर जाएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, पार्ट 2 को। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियाँ, किसके बारे में? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियाँ के बारे में हमने डिस्कस किया था। और उसमें जो मुख्य बातें थी कि पॉलिटिकल एजेंट होगा, विदेश नीति होगी, 1/3 आपका आय का हिस्सा होगा, और हम आपको 5000 सैनिक देंगे, और इन सभी का जो खर्च है वो आपको उठाना होगा। जिस रियासत ने इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था उसको 1/3 कर देना होगा। एक पॉलिटिकल एजेंट बैठेगा, उसके साथ में उसको 5000 सैनिक मिलेंगे, और उसकी विदेश नीतियां हैं सारी, जो विवाह से संबंधित हो, चाहे किसी भी बात से संबंधित हो, वो सारी अब इन अंग्रेज़ के अधीन होगी। अब अंग्रेज़ कहेंगे तो ही आपको वैवाहिक संबंध किसी रियासत के साथ करने हैं। ये थी लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियों के बारे में, जो कब आई थी? ये आई थी 1798 के अंदर। कब आई थी? 1798 के अंदर। तो जो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी 1798 की, इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली जो प्रमुख रियासतें थी उनके बारे में अध्ययन करते हैं। और क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार भी आ सकता है कि उनका सही क्रम पूछ ले आपको। तो शुरू से इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। पहली जो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत थी वो थी हैदराबाद। कौन सी थी? हैदराबाद। हैदराबाद यूपी में पड़ता है वर्तमान, और ये इसने 1798 के अंदर सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। इसी के साथ 1798 में मैसूर कर्नाटक, हैदराबाद यूपी, 1798 में तंजौर तमिलनाडु, अवध यूपी, और पेशवा महाराष्ट्र। इन्होंने, ये अवध है इसने 1801 में, पेशवाओं ने 1802 में, भोसले है इन्होंने 1803 में, और सिंधिया ने 1803 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अब बात करिए कि उस समय जो रियासतें थी, वो जो रियासतें मराठों से परेशान तो थी, लेकिन मराठे उनसे कितना कर लेते थे। तो वो क्या है कि अपनी रियासत में जो आय है उसका 1/4 लेते थे, हमने डिस्कस किया था। तो मराठा द्वारा लिया जाने वाला कर, इसको चौथ कर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चौथ कर कहा जाता था। और 1/4 जो आय का हिस्सा है वो मराठा मांगते थे। कहते थे कि आप अपनी आय का 1/4 हिस्सा हमें दे दीजिए, हम आपको किसी भी प्रकार से कोई परेशान नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करिए राजपूत राजाओं द्वारा मराठों से सम्मिलित। अब देखो क्या होता है कि राजस्थान के अंदर जो राजपूत राजाएं थे, उस समय राजपूतों की जो रियासतें थी वो मराठाओं से काफ़ी परेशान थी। उसी समय क्या होता है कि सभी राजपूत मिलकर एक सम्मेलन बिठाते हैं, जिसे हुरडा सम्मेलन नाम दिया गया। हुरडा सम्मेलन नाम दिया गया। और हुरडा वर्तमान कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तो हुरडा एक जगह है, भीलवाड़ा, यहाँ पर एक सम्मेलन बिठाया गया। कब बिठाया गया? 17 जुलाई 1734 के अंदर। कब? 17 जुलाई 1734 के अंदर। राजस्थान की जो रियासतें थे, उनके शासक थे, उन्होंने एक सम्मेलन बिठाया ताकि हम मराठाओं से लड़ सके, उनसे युद्ध कर सके। तो ये हुरडा सम्मेलन काफ़ी बार पूछा गया, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। ये वर्तमान भीलवाड़ा में है, और हुरडा सम्मेलन है, इसमें राजस्थान के लगभग शासकों ने हिस्सा लिया था। ये कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 में। नेक्स्ट बात करें तो उसके बाद हमने टोटल एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हैदराबाद 98 में, मैसूर 98 में, तंजौर 98 में, अवध 1 में, पेशवा 2 में, और भोसले 3 में, और सिंधिया 3 में। नेक्स्ट बात करते हैं कि उसके बाद आता है लॉर्ड हेस्टिंग। कौन आता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स भी एक नीति लेकर आया था, जिसे कहते हैं अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति है, इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ अध्ययन करेंगे। इसे आर्थिक पार्थक्य की नीति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्थिक पार्थक्य की नीति। और लॉर्ड हेस्टिंग का जो काल है, वो शासन काल है, वो कब तक रहा था? काल ही कह सकते हैं, क्योंकि हमारी जो गुलामी का दौर यहीं से शुरू होता है, तो इसे एक काल नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? तो 1813 से लेकर 1823 के अंग्रेजों का ये जो लॉर्ड हेस्टिंग है, ये गवर्नर बनकर आया था। नेक्स्ट बात करें यदि
ये आर्थिक पार्थक्य क्या होता है, यानी ये जो हमने पढ़ा अधीनस्थ पृथक्करण की नीति होती है, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर अंग्रेज ये कह रहे हैं कि हम आश्रयदाता होंगे, यानी आप हम पर आधारित होंगे। ये मान लीजिए रियासतें हैं, ये 1 2 3 4 5 इस प्रकार कुछ रियासतें हैं, और ये अंग्रेज शासन है, अंग्रेज का जो गवर्नर है या फिर अंग्रेज़ों के अधीन जो रियासतें हैं उन्हें कह सकते हैं। तो ये भारतीय रियासतें हैं, ये अंग्रेज़ों पर अधीन हैं। अब बात करें आश्रित की, तो आश्रित मतलब निर्भर। अब ये जो भारतीय रियासतें हैं ये किन पर निर्भर होंगी, ये अंग्रेज़ों पर निर्भर होंगी। और पार्थक्य की बात करें तो इन रियासतों को अलग अलग रखा जाएगा। अलग अलग रखने का मुख्य उद्देश्य ये था कि ये संगठन न बना सके, इनको अलग अलग रखना, और यही थी आर्थिक पार्थक्य नीति। अलग अलग रखने का मुख्य उद्देश्य यही था कि ताकि ये लोग हैं ना संगठन बनाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करने का प्रयास न करे, एक संगठन न बना सके। इस कारण इसको कहा गया पार्थक्य की नीति, आश्रित पार्थक्य की नीति। आप हम पर आश्रित रहोगे लेकिन पार्थक्य रहोगे, यानी अलग अलग रहोगे। नेक्स्ट बात करें कि राजस्थान की प्रथम रियासत थी जिसने आर्थिक पार्थक्य की नीति या फिर अधीनस्थ पृथक्करण की नीति अपनाई थी, वो थी करौली। कौन थी? करौली। करौली जो है इसने सबसे पहले कब 1817 के अंदर आर्थिक पृथक्करण की नीति को अपनाया था, और उस समय करौली का शासक था कौन? हरबख्शपाल सिंह। कौन था? हरबख्शपाल सिंह था। नेक्स्ट बात करें तो करौली के शासक ने अपनाई। उसके बाद राजस्थान की जो महत्वपूर्ण रियासतें थी जिन्होंने इस आर्थिक पृथक्करण की नीति को अपनाया था, जो इनका क्रम है ये पूछ लेता है कई बार। तो क्रम से पढ़ने के लिए आपको देखिए इस डायग्राम से समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले करौली थी, और करौली के शासक थे हरबख्शपाल सिंह, इन्होंने 1817 में अपनाई थी। उसके बाद टोंक ने अपनाया था। किसने अपनाया था? टोंक ने अपनाया था। और उसके बाद बात करें तो टोंक के बाद जो अपनाने वाली रियासत थी वो थी कोटा। कौन सी थी? कोटा। कोटा के बाद 1818 के अंदर, कब? 1818 के अंदर अपनाई थी किसने? मारवाड़ ने। मारवाड़ के बाद 1818 में मेवाड़ ने, और मेवाड़ के बाद बात करें तो 1818 के अंदर अपनाई थी बूंदी ने। किसने? बूंदी ने। बूंदी के बाद बात करें तो 1818 में अपनाई थी बीकानेर ने, और बीकानेर के बाद अपनाई थी जयपुर ने। जयपुर के बाद बात करें तो डूंगरपुर रियासत ने। डूंगरपुर रियासत के बाद अपनाई थी किसने? जैसलमेर ने। कब अपनाई थी? जैसलमेर ने 1819 में अपनाई थी। और अंतिम जो रियासत थी वो थी सिरोही। कौन सी थी? सिरोही। सिरोही ने कब अपनाई थी? सिरोही ने अपनाई थी 1823 के अंदर, और उस समय सिरोही के जो शासक थे वो थे शिव सिंह। मोस्टली ये पूछा जाता है कि प्रथम जो अपनाने वाली रियासत थी वो थी करौली, और करौली के जो शासक थे वो थे हरबख्शपाल सिंह, और अंतिम जो रियासत थी वो थी कौन सी? सिरोही, और सिरोही के जो शासक थे वो कौन थे? शिव सिंह। अगर बीच से पूछ ले कि जैसलमेर ने ये पृथक्करण की अपनी रणनीति कब अपनाई, तो ये अपनाई थी 1819 के अंदर। तो एक बार क्रम को फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले अपनाई थी किसने? करौली ने। करौली के बाद टोंक ने। टोंक के बाद कोटा ने। कोटा के बाद अपनाई थी मारवाड़ ने। मारवाड़ के बाद अपनाई थी किसने? मेवाड़ ने। मेवाड़ के बाद अपनाई थी किसने? बूंदी ने। बूंदी के बाद अपनाई थी बीकानेर ने, और बीकानेर के बाद अपनाई थी जयपुर ने। जयपुर के बाद सीधा डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद जैसलमेर ने 1819 के अंदर, और 1819 के बाद सिरोही ने अपनाई थी 1823 के अंदर, और सिरोही के शासक थे शिव सिंह। और एक बार फिर इनको दोहराते हैं। करौली ने, टोंक ने, उसके बाद कोटा ने। कोटा के बाद इन तीनों ने अपनाई थी 1817 के अंदर, और कोटा के बाद अपनाई थी मारवाड़ ने 1818 के अंदर। याद रखना, मारवाड़ ने पहले अपनाई थी और मेवाड़ ने उसके बाद अपनाई थी। दोनों ने 1818 में अपनाई थी। मारवाड़ के बाद मेवाड़, मेवाड़ के बाद बूंदी, बूंदी के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद जयपुर, जयपुर के बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर ने 1819 के अंदर, और अंतिम जो रियासत थी वो थी सिरोही। सिरोही ने अपनाई थी 1823 के अंदर। अब बात करते हैं कि ये जो हो गई आर्थिक पृथक्करण की नीति हमने पढ़ ली। अब उसके बाद आता है लॉर्ड डलहौजी। कौन आता है? लॉर्ड डलहौजी आता है। इसने 1848 से लेकर 1856 तक ये भारत का गवर्नर जनरल बनकर रहा था। इसके बारे में बात करें तो ये इसकी जो नीतियां हैं उनको काफ़ी बार पूछा जाता है कि हड़प नीति के जन्मदाता डॉक्टर लॉर्ड डलहौजी, व्यापकता की नीति का जन्मदाता वो लॉर्ड डलहौजी, गोद निषेध की जो नीति थी अपनाने वाला लॉर्ड डलहौजी, और इसे कहा जाता है लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन। क्या कहा जाता है? लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन कहा जाता है। ये अपनाने वाला जो शासक था वो था लॉर्ड डलहौजी। भारत में हड़पी की एक तरह से ये जो हड़पी की रियासतें थी वो इनका क्रम देखें तो इस प्रकार है। पहली रियासत की बात करें तो सतारा,
उसके बाद जैतपुर, उसके बाद संबलपुर, उसके बाद बघाट, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद झांसी और उसके बाद नागपुर। सबसे पहले सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। इनका क्रम देखें तो सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर सबसे पहले 1848 में, और जैतपुर संबलपुर ने दोनों ने साथ मिलकर अपनाई थी 1849 में, बघाट ने 1850 में, उदयपुर ने 1852 में, झांसी ने 1853 में और नागपुर 1854 में। यह उदयपुर राजस्थान का उदयपुर नहीं है, मध्य प्रदेश के अंदर उस समय एक क्षेत्र था, उसे उदयपुर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कौन सा? उदयपुर। सबसे पहले सतारा 1848, जैतपुर संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854। ये कुछ रियासतें थी जिन्होंने सबसे पहले जो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अंदर ये जो अपने व्यक्तिगत की नीति इसमें हड़पी गई थी। न कि ये गोद निषेध की नीति का मतलब ये है कि जब किसी शासक की संतान नहीं होती तो आप गोद लेकर नया शासक नहीं बना सकते। अर्थात जो मतलब रियासत में आपका उत्तराधिकारी नहीं बन सकता, आप गोद लेकर उत्तराधिकारी नहीं चुन सकते। तो अगर आपके संतान नहीं है, आप निसंतान है, तो ये जो आपकी रियासत है, ये रियासत अंग्रेज़ों के अधीन हो जाएगी। इसी का ये मुख्य कारण था गोद निषेध नीति। नेक्स्ट बात करें तो ये है अवध। अवध और मैसूर, इन दोनों, ये वर्तमान मैसूर को जानते हैं और अवध यूपी में पड़ता है ये वर्तमान में। और 1856 में इनको क्या किया गया था, इनको ये हड़पी गई थी। शासक थे, अवध की बात करें तो अवध के उस समय वर्तमान शासक थे वाजिद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह। और इनकी पत्नी का जब नाम लेंगे तो आप बखूबी इनको पहचान जाएगी, बेगम हजरत महल। अवध का जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था बेगम हजरत महल में। और ये किसके लिए लड़ी थी? ये लड़ी थी अपने बेटे के लिए जिसका नाम था बिरजिस कदर। कौन था? बिरजिस कदर। वाजिद अली की संतान थी बिरजिस कदर, इसके लिए लड़ी थी कौन? बेगम हजरत महल। इस प्रकार आगे डिस्कस करें तो 1857 की क्रांति के समय विभिन्न पदों पर नियुक्त प्रथम व्यक्ति कौन थे, प्रमुख व्यक्ति कौन थे जब 1857 की क्रांति राजस्थान में और भारत में हुई थी? उसमें बात करें तो उस समय विभिन्न पदों पर नियुक्त जो व्यक्ति थे, ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड की महारानी, वर्तमान में इसे ब्रिटेन कहा जाता है। 4 देशों का जो समूह है ब्रिटेन, इसमें स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है और वेल्स है। ये 4 देश मिलकर बनाते हैं ब्रिटेन। और ब्रिटेन में उस समय इंग्लैंड की महारानी थी, वो थी विक्टोरिया। कौन थी? विक्टोरिया। और वर्तमान वहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो वो थे पॉम्स्टन। कौन थे? पॉम्स्टन वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री थे। और राजस्थान के एजीजी की बात करें तो एजेंट टू गवर्नर जनरल थे उस समय राजस्थान के अंदर थे पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। और बात करें उस समय राजस्थान नहीं पूरे भारत के अंदर जो गवर्नर जनरल था, कौन गवर्नर जनरल था? वो था लॉर्ड कैनिंग। पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। अब बात करिए एजीजी के पदों के सर्जनकर्ता। अब एजीजी का जो पद उसका सर्जनकर्ता कौन है? तो वो है विलियम बेंटिंग। कौन था? विलियम बेंटिंग, जिसने 1832 के अंदर इस पद का सर्जन किया था। उसके बाद राजस्थान के अंदर केंद्र की बात करें तो इन ब्रिटिश सरकार के जो अधिकारी थे उनका केंद्र था वो अजमेर था। किसे बनाया गया था? अजमेर को बनाया गया था। और बात करिए ग्रीष्मकालीन केंद्र की, राजस्थान के अंदर ग्रीष्मकालीन केंद्र यानी अंग्रेज है वो ठंडे क्षेत्र से बिलोंग करते थे, गर्मी इतनी सहन नहीं कर पाते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, ग्रीष्मकालीन जो केंद्र है वो आबू शिरोई को बनाया। अब देखो हम बोलते हैं माउंट आबू, माउंट और आबू एक ही चीज़ होती है। माउंट अंग्रेजी में कहते हैं माउंट यानी किसी पर्वत को, और आबू ये संस्कृत से निकला हुआ शब्द है। आबू या फिर अर्बुद कह सकते हैं। आबू हिंदी भाषा का शब्द है, देवनागरी लिपि के अंदर इसे पर्वत को आबू कहा जाता है, तो वो लोग माउंट आबू कहते थे। हालांकि वास्तव में दोनों एक ही चीज़ होती थी। और माउंट आबू कहाँ पर पड़ता है? सिरोही के अंदर। राजस्थान के प्रथम एजीजी की बात करें तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? वो था मिस्टर लॉकेट। तो हमने आज यहाँ तक डिस्कस किए और यहाँ तक जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बन रहे थे वो मैंने निकाले हैं, और आइए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो पहला क्वेश्चन है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति अपनाने वाला अंग्रेज अधिकारी। कौन? अधीनस्थ पृथक्करण की नीति अपनाने वाला अंग्रेज अधिकारी। इसके बारे में हमने खूब विस्तृत तरीके से अध्ययन किया कि अधीनस्थ पृथक्करण की नीति अपनाने वाला अंग्रेज जो अधिकारी था वो कौन था। तो अधीनस्थ पृथक्करण की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल
लॉर्ड डलहौजी के बारे में हमने बात की। विलियम बेंटिंग एजीजी के पद के सृजनकर्ता कौन? विलियम बेंटिंग कब किया था? 1832 के अंदर। कब किया था? 1832 के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी, सॉरी लॉर्ड हेस्टिंग। कौन होगा? लॉर्ड हेस्टिंग ने अधीनस्थ पृथक्करण की नीति अपनाई थी। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल की बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल है वो 1813 के लेकर 1823 के बीच रहा था। ये भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था 1813 से लेकर 1823 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प नीति, व्यापगत की नीति, गोद निषेध नीति। ये तीनों ध्यान रखना, तीनों चारों, हड़प नीति, व्यापगत की नीति, गोद निषेध नीति और लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन। काफ़ी बार पूछा जाता है लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन अपनाने वाला अंग्रेज अधिकारी। तो अपनाने वाला अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। विलियम बेंटिंग के बारे में हम बात करें तो ये एजीजी के पद के सृजनकर्ता। पॉम्पसन के बारे में बात की हमने, ये प्रधानमंत्री थे उस 1857 की क्रांति के समय। लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय। नेक्स्ट बात करें तो भारत में सहायक संधि लाने वाला अंग्रेज अधिकारी, सहायक संधि लाने वाला अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड कैनिंग, उस समय गवर्नर जनरल डलहौजी। हड़प नीति, गोद निषेध नीति, लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन, विलियम बेंटिंग, इसके बारे में हमने बात की। कौन था? विलियम बेंटिंग एजीजी के पद के सृजनकर्ता। और लॉर्ड वेलेजली। कौन था? लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि लाने वाला जो अधिकारी था वो कौन था? लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। नेक्स्ट बात करें तो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली रियासतों का सही क्रम है। इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं क्योंकि एक ही प्रश्न में बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो पहले है तंजौर, अवध, पेशवा और मैसूर। कौन सी? तंजौर, अवध, पेशवा और मैसूर। तंजौर की बात करें तो ये तीसरी रियासत थी जो तमिलनाडु में पड़ती है। अवध की बात करें तो ये चौथी रियासत थी जो यूपी में पड़ती है। पेशवा की बात करें तो ये महाराष्ट्र में पड़ती है, ये चौथी रियासत थी। लेकिन मैसूर की बात करें तो ये दूसरी रियासत थी। लेकिन ये क्वेश्चन तो आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्रम ये 2 नंबर पर थी और तंजौर ये 3 नंबर पर थी। अवध की बात करें तो ये 4 नंबर पर थी और पेशवा ये 5 नंबर पर थी। तो ऐसे तो क्रम होगा नहीं। भोसले की बात करें तो ये 6 नंबर पर थी। सिंधिया की बात करें तो ये 7 नंबर पर थी। हैदराबाद ये 1 नंबर पर थी और मैसूर की बात करें ये 2 नंबर पर थी। ये भी नहीं होगा। मैसूर नंबर 2, तंजौर नंबर 3, अवध का नंबर है वो है 4। 3 नंबर ऑप्शन पर डिस्कस करें तो मैसूर 2 नंबर पर थी, तंजौर 3 नंबर पर थी, अवध 4 नंबर पर थी। लेकिन सिंधिया है वो अंतिम रियासत थी। कौन सी? ये 7 नंबर पर थी। आगे बात करें तो हैदराबाद 1 नंबर, मैसूर 2 नंबर, तंजौर 3 नंबर, अवध 4 नंबर। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति द्वारा हड़पी की रियासतों का सही क्रम है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन है संबलपुर। संबलपुर की बात करें तो तीसरी थी, बघाट चौथी थी, उदयपुर 5वीं थी और नागपुर थी ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7 नंबर पर थी नागपुर। तो ये क्रम तो नहीं होगा सही, पहला तो गलत है। दूसरा बात करिए जैतपुर, तो जैतपुर 2 नंबर पर थी, संबलपुर 3 नंबर पर थी, उदयपुर 5 नंबर पर थी और झांसी 6 नंबर पर थी। ये भी गलत। चौथा सतारा से शुरू होता है, ठीक है, सतारा, उसके बाद संबलपुर, लेकिन संबलपुर 3 नंबर पर थी। तो उसके बाद आएगी जैतपुर। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, ये रियासतें। तो ये रियासतें थी लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति द्वारा हड़पी गई। और बात करें सतारा की, सतारा 1848 के अंदर। कब? 1848 के अंदर। और जैतपुर की बात करें, जैतपुर और संबलपुर 1849 के अंदर। बघाट की बात करें तो बघाट है 1850 के अंदर। इसी प्रकार बघाट के बाद उदयपुर, उसके बाद झांसी, उसके बाद नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज के चैप्टर पर जितने क्वेश्चन बने थे उतने हमने डिस्कस किए। तो आज मैंने कुछ नया ऐड किया है। ये अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हाँ जी सर ये बहुत ही अच्छा लगा हमें। और राणा कुंभा द्वारा बनाए गए कुंभलगढ़ किले में सबसे लंबी दीवार बनी हुई है जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी वॉल या दीवार है। तो ये कुंभा ने बनवाई थी, मेवाड़ की महाराणा कुंभा ने बनवाई थी। और ये कुंभलगढ़ के चारों ओर बनवाई गई थी, कुछ इस प्रकार दिखाई देती है ये। और इसकी दूरी, लंबाई की बात करें तो ये 36 किलोमीटर है लंबी। कितनी? 36 किलोमीटर लंबी है। और ग्रेट वॉल चाइना के बाद दूसरी विश्व की सबसे लंबी दीवार है। कौन सी? कुंभलगढ़ किले की दीवार। तो आज का जो सेशन है वो कैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करके बताएं। और आज का जो
मेरा जो उद्देश्य है वो है मात्र एक सब्सक्राइबर आप बढ़ाने का प्रयास करें। आपकी बड़ी कृपा होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बार फिर से रिपीट करते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति अपनाने वाला अंग्रेज अधिकारी। तो अधीनस्थ पृथक्करण की नीति अपनाने वाला अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड हेस्टिंग्स। उसके बाद हड़प नीति, व्यक्तिगत नीति, गोद निषेध नीति और लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन, ये थी लॉर्ड डलहौजी की। भारत में सहायक संधि लाने वाला अंग्रेज अधिकारी, तो सहायक संधि लाने वाला अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट बात करें सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली रियासतों का सही क्रम, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, तो हड़पी की जो रियासतों का सही क्रम था वो था सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगाड़, उदयपुर, झांसी, नागपुर। कौन सा? सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगाड़, उदयपुर और झांसी। झांसी के बाद नागपुर। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो मैं आपके लिए हर रोज़